हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 के भूगोल जो एनसीईआरटी का बुक है, इसका जो हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे और सभी टॉपिक्स को जो है व्याख्यात्मक रूप से समझेंगे। यह जो है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है जियोग्राफी का जो है क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्लास 10 का जो है जियोग्राफी का पहले चैप्टर आज है, देखेंगे जो हम लोग संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इसको आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास। तो आइए देखते हैं हम लोग संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। देखिए, संसाधन क्या है। मैं सरल शब्दों में कहूँ तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये संसाधन जो है, जो भी वस्तु है हमारे आसपास में, जो भी वस्तु है जिसका हम लोग किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, वही संसाधन है। तो ये जो है आपका, आप लोग इसको आप लोग एनसीईआरटी में भी देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका क्या है। तो एक परिभाषा बन गया, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। देखिएगा, इन संसाधनों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ये आप लोग देखिए, यह है आपका उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो है जैव और अजैव संसाधन हुआ। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन हो गया। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। विकास के स्तर के आधार पर संभावित, विकसित, भंडारित या भंडार और संचित कोष के संसाधन हो गया। आइए देखते हैं, ये इन सभी को जो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पे जो है, फिर समाप्यता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के स्तर के आधार पे, इन सभी को जो है हम लोग देखेंगे। और ये इसका डायग्राम बना हुआ है। संसाधन है, संसाधन को जो है दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक मानवीय संसाधन या मानव निर्मित भी बोलते हैं। प्राकृतिक में नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य आ गया। प्राकृतिक संसाधन को जो है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य में विभाजित करेंगे। नवीकरण योग्य जो है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये हो गया। और इसमें जो है एक जैव आएगा सतत के अलावा। तो जैव जो है प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव आ जाएंगे इसमें। अनवीकरणीय में क्या है, तो इसमें जो है दो भाग में बांटे जाएंगे इसको। पुनःचक्रीय जैसे धातु हो गया, अचक्रीय जीवाश्म ईंधन हो गया। मानवीय संसाधन को जो है संरचनाएं एवं संस्थाओं के आधार पे, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसको, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये संसाधन का जो चार्ट बना हुआ है टेबल के फॉर्म में जो है, तो संसाधन किसे कहते हैं आप लोग जान गए होंगे। कोई भी वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग अपनी ज़रूरत को यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। तो संसाधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, जिसे आर्टिफिशियल रिसोर्सेस कहते हैं।
या इसको कृत्रिम संसाधन भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, नवीकरण योग्य या नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरण योग्य संसाधन। अब इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन है वे सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, जैसे मिट्टी, जल, वायु, पेड़ पौधे हो गए। और मानवीय संसाधन, जैसे प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग द्वारा जो हम लोग नए संसाधन का निर्माण करते हैं वो मानवीय संसाधन हो जाता है। तो प्राकृतिक संसाधन में नवीकरण योग्य संसाधन है, तो नवीकरण योग्य संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको जो हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, तो नवीकरण योग्य संसाधन हो गया। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन, जैसे एक बार किसी वस्तु का उपयोग करते हैं हम लोग, जिस संसाधन का उपयोग एक बार करने के बाद उसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते, वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद जो है दोबारा हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, ये आपका आ गया। जैव में आ गया प्राकृतिक, वनस्पति, पेड़ पौधे हो गए, वन्य जीव, ये जैव संसाधन। जैव संसाधन में क्या हुआ, तो जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें जीव व्याप्त हो वे जैव संसाधन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन पुनः चक्रीय, जैसे धातु, लोहे की कोई वस्तु को जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसके बाद जब वो टूट फूट जाता है तो कबाड़े के भाव में बेच देते हैं, तो फिर जो है उसको परिष्कृत करके फिर उसको जो है रिसाइकिल करके फिर किसी न किसी वस्तु का निर्माण कर दिया जाता है उस धातु से, तो पुनः चक्रीय हो गया। और अचक्रीय संसाधन जैसे हो गया कोयला, कोयला जब हम लोग जला देंगे तो राख बच जाएगा, उसको दोबारा जो है रिसाइकिलिंग नहीं किया जा सकता है, तो ये जो है अचक्रीय संसाधन के रूप में आ गया। मानवीय संसाधन में संरचनाएँ और संस्थाएँ हो गया, मात्रा एवं गुणवत्ता हो गया। तो आइए आगे देखते हैं, इसको देखते हैं हम लोग संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं उत्पन्न हुई है। क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है, तो देखते हैं हम लोग। ये समस्याएं हैं, कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास यानी कमी होते जा रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन या संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए हैं। आगे देखते हैं, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरणीय। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्रियाकलाप दिया है। कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका जो है हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। आगे देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। इसमें है सतत पोषणीय विकास, ये जो आपको बॉक्स में दिया है देखिएगा। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का जो है साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसका अर्थ यह है कि आप जो है किसी भी संसाधन का प्रयोग करें, लेकिन जो है पर्यावरण पर नुकसान न हो, पर्यावरण को जो है नुकसान न पहुंचाया जाए और आने वाले पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए भी ध्यान में रखा जाए कि इसे जो है समाप्त होने से जल्दी समाप्त न हो और आने वाली पीढ़ियों को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब एक पॉइंट्स इसमें है दिया है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसके बारे में देखिए, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो है यह 1992 ईस्वी में हुआ। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में इकट्ठा हुए। यानी 100 से अधिक देशों के जो है राष्ट्र अध्यक्ष, PM जो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति जो है एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ, तो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर
उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं हम लोग एजेंडा 21 ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में देखते हैं। एजेंडा 21 यह जो है यह एक घोषणा है जिसे जो है 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। यह जो है एक प्रकार का घोषणा किया गया है जो 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ था ये सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य जो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना एजेंडा 21 का जो है मुख्य उद्देश्य है। यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, तो इसको जो है पर्यावरण को क्षति न पहुंचाया जाए, गरीबी दूर किया जाए, रोगों से निपटान किया जाए। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अब देखते हैं हम लोग संसाधन नियोजन के बारे में। संसाधन नियोजन ये टॉपिक है, इसके बारे में देखिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों का उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। देखते हैं, उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में जो है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की यहाँ कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। आगे देखते हैं हम लोग भारत में संसाधन नियोजन को जो है हम लोग सरल शब्दों में समझे तो संसाधन को जो है किस तरह से कितना मात्रा में उपयोग करना है, कितना मात्रा में जो है निष्कर्षण करना है, कितना मात्रा में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, ये जो है एक प्लान तैयार किया जाता है, वही संसाधन नियोजन होता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, चार्ट बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना कि कितना मात्रा में जो है आपका खनिज संपदा है, किस क्षेत्र में कितना है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। आगे देखिए, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक विकास से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण क्या है? आगे देखिए,
उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधन का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण, यानी संसाधन को संरक्षित कैसे किया जाएगा। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो मालूम है सबको कि संसाधन जो है किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसाधन नहीं रहेगा तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग, माने गलत तरीके से जब इसका उपभोग करेंगे, अति उपयोग करेंगे यानी ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, तो इन कारणों से जो है कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। देखिए कौन सा है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास जो है, हमारे देश में हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। जब लालच हो जाएगा किसी का तो उसको जो है पूरा कर ही नहीं सकता कोई। तो इसके लिए जो है, जो लालची व्यक्ति है उसके लिए, उसकी संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आगे देखते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। इसमें देखिए, तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक किस चीज़ में, अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये किसकी पुस्तक है, सुमेसर की। और यह जो है 1974 में सुमेसर की जो पुस्तक थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में जो है हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में यहाँ जो है क्या हुआ, प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में जो 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं भू संसाधन के बारे में। देखिए, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि जो है प्राकृतिक संसाधन है और इस पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत क्रियाकलाप करते हैं। अब कृषि कार्य करते हैं, घर मकान बनाते हैं, रहते हैं, अन्य कार्य भी करते हैं बहुत सारा। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जो है एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43%, याद रखिएगा, लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। मैदानी इलाका जो है 43% है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत जो है पूरे भू क्षेत्र पे कितना है, तो 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह से सुनिश्चित
नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र का है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधनों और वनों का अपार संचय कोष है। याद रखिएगा इसको। 43% क्या चीज़ है? तो प्लेन जो भूमि है, समतल भूमि, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है और उद्योग लगाए जाते हैं, 43% है। और उसके बाद जो है 30% आपका क्या है? तो 30% में जो है आपका नदियां हैं और 27% में जो है पर्वत पठार है। तो आइए आगे देखते हैं पॉइंट को। ये आप देखिए, ये जो है इसका फिगर है। 27% में क्या चीज़ है? तो 27% ये जो है आपका पीला कलर का है, पठार है। और ये जो मैजेंटा कलर है, लाल कलर, ये पर्वत का है जो 30% है। और 43% ये मैदानी इलाका है जो नीला कलर का है। आगे देखते हैं इसमें भू उपयोग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। तो 1, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि जो है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि होता है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। देखिए, जो भूमि है उसमें जो है वन है। उसके बाद कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। अनुपलब्ध भूमि मतलब कि जो है कृषि कार्य के लिए यह प्रयोग नहीं लाया जाता है। तो इनके अंतर्गत आएगा बंजर भूमि हो गया, कृषि अयोग्य भूमि जिसमें कृषि नहीं किया जा सकता है, और गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारत, बिल्डिंग बना हुआ है, सड़क है, उद्योग है, तो इनमें तो कृषि कार्य किया नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ चारागाह के लिए वहाँ पे फसल नहीं लगाया जाता है, सिर्फ घास अपने से ही उगते हैं। विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, 5 से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई हो, तो ये भी एक प्रकार का बंजर भूमि हो जाता है। फिर है प्रतिभूमि। और प्रतिभूमि के अंतर्गत देखिए, वर्तमान प्रति जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में से खेती न की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। आगे देखते हैं, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती है, वह शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है, तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। जहाँ पे जो है साल में एक बार या एक से अधिक बार जो है कृषि की जाती है, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। सामान्य भू उपयोग संवर्ग 1960-61 में और सामान्य भू उपयोग संवर्ग 2014-15 में। ये जो है प्रतिवेदित क्षेत्र 100% है डेटा। इसमें देखिए 18.11% से ये 23.3% हो गया वन का क्षेत्र। और ये बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि देखिए ये कलर में 12.01% था, अब ये 5.5% हो गया। इसी तरह से जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन इसको देख लीजिएगा आप लोग ये किस तरह से जो है डेटा इसमें दिया गया है। और यह जो है ये किस स्रोत कहाँ से लिया गया है? तो डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017 का है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसे याद रखिएगा, भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जो है टोटल डेटा कितने का है? तो 93% का ही है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, इसलिए जो है 93% का डेटा है मेरे पास हमारे प्यारे देश भारत में। आइए देखते हैं आगे, अस्थाई चारागाह के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है।
इसमें पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ हैं। इन पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। यदि इसे शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्सा पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध या निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। याद रखिएगा, पंजाब और हरियाणा में जो है 80% यानी 80% भूमि पर खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% से भी कम क्षेत्र पर कृषि कार्य की जाती है। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात कीजिए। तो ये पता लगाइए क्यों ऐसा होता है। तो कहीं जो है प्लेन एरिया नहीं होने की वजह से होता है, कहीं जंगल झाड़ी है, या फिर कहीं जो है आप कह सकते हैं उसको कि ऊंच नीच ज़मीन रहता है, वहाँ भी कृषि कार्य नहीं हो पाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। देखिए 1952 में जो राष्ट्रीय वन नीति निर्धारित किया गया उसमें बताया गया है कि आपको जो है 33% होना चाहिए वन, यानी पेड़ पौधा कितना होना चाहिए पूरे जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें, तो 33% होना चाहिए, लेकिन 33% नहीं है। देखिए, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। ये जो है भूमि निम्नीकरण क्या चीज़ है, इसको मैं सरल शब्दों में बता दूं कि जैसे पेड़ पौधों को वृद्धि के लिए जो है जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों की कमी जब होने लगता है तो यही भूमि निम्नीकरण कहलाता है। यानी जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत हो पेड़ पौधों को और वो चीज़ ना मिल पाए, तो यही भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो आगे देखते हैं, हम लोग यहाँ देख चुके हैं इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। आगे देखिए, और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। यानी पेड़ पौधों की ज़्यादा कटाई, वनोन्मूलन हो गया, अति पशुचारण यानी ज़्यादा पशुओं को जो है चराना, खनन ज़्यादा कार्य करना, ये जो है ये भी इसके कारण भी जो है भूमि निम्नीकरणीय की समस्याएं उत्पन्न हुई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरणीय का जो है कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारण बने हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई करने से जो है भूमि जल क्रांतता भी भूमि निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी कारण है, जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में
धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। देखिए, भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है उसे सुलझाने के लिए कई तरीके हैं। वन रोपण यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाना, चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें जो है कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला शेल्टर बेल्ट लगाना, पशुचारण नियंत्रण और रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग मृदा संसाधन के बारे में। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। संसाधन तो आप लोग जान ही चुके हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा सनस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी जो है जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है इसके लिए मृदा के निर्माण के लिए। मृदा जैव, ह्यूमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत के मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं। मृदाओं का जो है मिट्टी का प्रकार देखेंगे, इससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो है आपका ऊपरी सनस्तर की मृदा इस प्रकार की है और उप मृदा अपक्षय चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, अधः स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें ये हैं और ये आपका है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें। मृदा परिच्छेदिका का ये फिगर है। आगे देख लेते हैं इसमें मृदा का जो है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू-आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। ये जो है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है और हमारे प्यारा भारत में जो है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। पूर्व तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आगे देखते हैं जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में जो है ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल, भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है। ऐसी मृदाएं जो है पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। आगे देखते हैं कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की होती है। आयु के आधार पर जो है जलोढ़ मृदाएं 2 प्रकार की होती है। पुराना जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। देखिए प इसमें बाद में आता है, ब बाद में आता है, तो बाद वाला बाद में जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। नया जलोढ़ मिट्टी न इसमें आया शुरू और खादर में ख आया, तो न पहले आता है, प से पहले न आता है और ब से पहले ख आता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में जो है बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। जलोढ़ मृदाएं बहुत ही उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। देखिए जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, तो पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त पदार्थ पाए जाते हैं जो इनको गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों
और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए जलोढ़ मृदा में क्या होता है, गन्ना ज़्यादा होता है, चावल यानी धान होता है, गेहूँ और अन्य अनाज, साथ में दलहन फसलें भी इसमें उगाई जाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ मिट्टी है और इन क्षेत्रों में जो है जहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है वहाँ गहन कृषि की जाती है, यानी बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मित्रों क्षमा चाहूँगा, थोड़ा जो है बैकग्राउंड की आवाज़ें इसमें आ जा रही है। मैं रात में जब वीडियो बनाता हूँ तो बैकग्राउंड की आवाज़ें कम आती है, फिर भी यहाँ जो हाईवा गाड़ियाँ हैं तो सड़क जो है निर्माण का कार्य तेज़ी से हो रहा है, इसलिए यहाँ रात्रि में भी गाड़ियाँ चलती है रहती है, तो इसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी या रेगर मिट्टी भी कहते हैं और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इन मृदाओं का रंग काला होता है, इन्हें रेगर मृदाएँ भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं कहाँ कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। और अब इसको देखते हैं, यहाँ कंप्लीट हो गया। दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। अब इसका देखते हैं हम लोग काली मृदा जो है किस तरह के हैं। यहाँ आपको जो भारत का मैप है, भारत का जो नक्शा दिया हुआ है, ये आपको मृदा के मुख्य प्रकार को दिखाया गया है। तो भारत में जो है मुख्यतः मृदा जो है 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पर्वतीय और वन्य मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क मृदा। तो ये जो है 7 इसमें दिया है। शुष्क मृदा उतना नहीं आता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं जो हरा कलर में है, ये आपको हरा कलर में पर्वतीय और वन मृदा है और जलोढ़ मृदा ये थोड़ा ये कलर में है, आप लोग इसे मिला लीजिएगा, पीला टाइप जो है जो इसमें बनाया हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है जो लाल कलर का है, इस तरह से जो है ये क्षेत्र है, इन सभी में जो है लाल और पीली मृदा पाई जाती है। काली मृदा का ये संकेत दिया हुआ है, इसमें देखिएगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है इधर। और लेटराइट मृदा को भी देख लीजिए, शुष्क मृदा, और ये जो है आपका मृदा के मुख्य प्रकार है। काली मृदा देखिए इस तरह से है, जब इसमें पानी वगैरह नहीं मिलता है तो ये जो है ज़मीन फटने की तरह हो जाता है। और लेटराइट मिट्टी इस प्रकार की होती है। जो भी चीज़ दिया है मैं इसे दिखा दे रहा हूँ इसमें। काली मृदा जो है बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी में जो है फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरार पड़ जाता है, ज़मीन लगेगा कि फट गई है, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है, इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा के बारे में देख लीजिए। लाल मृदा जो है दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका रंग पीला इनमें जलयोजन के कारण होता है। अब लेटराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से बना है और लेटर से लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है ईंट। इसका लेटराइट जो है, लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर से लिया गया है और लेटर का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में जो इसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, और ईंट होता है। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। या भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन, लीचिंग,
का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, इसका जो है pH मान कितना होता है, तो pH मान 6 होता है। तो 7 से जिसका pH मान कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 होता है उदासीन होता है। 7 से अधिक जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो इसमें जो है दिया है ये जो है इसका किसका, तो लेटराइट मिट्टी का pH मान 6 होता है और यह अम्लीय होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटी क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। वहाँ इसमें जो है ह्यूमस पर्याप्त रूप में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपना इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं। अब देखते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। इसमें जो है मरुस्थलीय मृदा में जो है नमक की मात्रा अधिक होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा में जो है कम होती है। इसमें किसमें, मरुस्थलीय मृदा में। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। ये जो है मरुस्थलीय मृदा है और मरुस्थलीय क्षेत्र में देखिए कम ही पौधे पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। इसमें जो है कारण मृदा में जल अंतः स्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा के बारे में देखते हैं। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और छिद्रदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमाचल के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। ये अधिसिलिक, एसिडिक अथवा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपरदन और संरक्षण, इसके बारे में देखते हैं। मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव और संरक्षण मतलब उसको सुरक्षा करना। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा कहा जाता है। जैसे कहीं मिट्टी का टीला टाइप बना हुआ है और उसमें बाढ़ आता है तो नदी के बाढ़ के साथ जो जल है उसके साथ में जो है मिट्टी का कट करके आगे बढ़ जाना, यही मिट्टी कटाव यानी मृदा अपरदन होता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती है। दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि में कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, इसे उत्खात भूमि कहते हैं। जिस भूमि को जो है नहीं जोता जा सकता है, गड्ढा हो जाता है जैसे मृदा अपरदन के बाद, तो उसको जो है ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है, जिसे उत्खात भूमि कहा जाता है, यानी बैड लैंड इसको कहते हैं। देखिए मृदा अपरदन के बाद जो है इस तरह से जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है। मृदा अपरदन और उत्खात भूमि को जो है चंबल बेसिन के क्षेत्र में जो है ऐसी भूमि को यानी उत्खात भूमि को यानी बैड लैंड को जो है खड्ड रैवाइन कहा जाता है, खड्ड भूमि कहा जाता है। चंबल बेसिन के क्षेत्र में कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन, शीट इरोजन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। देखिए जब ऊंचे टीले टाइप रहेगा और वहाँ पे कुछ मिट्टी है और जब आंधी तूफान आता है धूप के मौसम में और वहाँ से मिट्टी का जो है कुछ परत उड़ करके जब आगे बढ़ जाता है
कट करके आगे निकल जाता है, तो उसको जो है वायु अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएँ बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। मिट्टी का कटाव जो है गलत तरीके से खेती करने पे भी होता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। जैसे इस तरह से ढलान है, तो इसमें कैसे खेती किया जाएगा? अगर इस तरफ से हल चलेगा इस तरह से, तो इसमें जो है जाहिर सी बात है कि ऊपर से अगर बारिश का पानी आता है तो ये बहा करके मिट्टी को सारा ले जाएगा, कम्प्लीटली जो है मिट्टी बह जाएगा वहाँ से, तो ये ज़्यादा मृदा अपरदन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से जो है ढाल भूमि है इस तरह से, और इसमें जो है मेढ़ बना करके इतना में खेती किया गया, फिर उसके बाद मेढ़ बनाया हुआ रहेगा, फिर इतना में कृषि कार्य किया जाएगा, फिर मेढ़ बनाया हुआ रहेगा, और जल निकासी के लिए जब जल इधर अधिक हो गया तो इसको इधर से जाएगा और फिर इसमें से इसमें जाएगा। तो इस तरह से मेढ़ बना करके जब कृषि कार्य करेंगे तो इससे जो है मृदा अपरदन कुछ कम हो जाएगा। इसे समोच्च जुताई कहते हैं, समोच्च रेखीय जुताई या समोच्च जुताई कहते हैं। कंटूर जुताई या कंटूर प्लोइंग कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, यानी मेढ़ बना करके कृषि कार्य किया जाता है। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को जो है पट्टियों में बांटा जाता है। जैसे मैंने ऊपर में बताया, फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। घास की पट्टियाँ इसलिए उगाई जाती है क्योंकि घास के जड़ में जो होते हैं जड़, वो जो है मिट्टी को पकड़े रखता है, उसको जो है बहने नहीं देता है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। इन रक्षक पेटियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधा अत्यधिक लगाने से जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, क्योंकि जब पेड़ पौधा अधिक लगाएंगे तो उसके जड़ में जो है मिट्टी चिपके रहेंगे, तो वह जो है अपरदित नहीं होगा, यानी टूटेगा नहीं। अब जो है यहाँ से आपका प्रश्न आ जाता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है MCQs। पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पंजाब में जो है ज़्यादा जो है भूमि पर कृषि कार्य की जाती है, तो वहाँ अधिक सिंचाई भी की जाती है। अधिक सिंचाई के कारण जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरणीय की समस्या उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो यह जो है उत्तराखंड के जो है ढलान वाला इलाका में जो है इस तरह से जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आंसर है, ये जो है ये 3 क्वेश्चन तो MCQs फॉर्म में था। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनको जो है इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ। ये 3 राज्यों के पहला क्वेश्चन है, इसको जो है 30 शब्दों में उत्तर देना है। 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इसका जो आंसर है आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। तो 3 राज्य के नाम बताना था, तो पहला में हो जाएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, आपको मालूम है। तो काली मिट्टी में जो है कपास की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसका जो आंसर देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषताएं। तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसकी विशेषता नंबर 1 है कि जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा है, इस पर जो है धान यानी चावल और गेहूँ, दलहन फसलों की खेती की जाती है। और इसके साथ साथ इसमें जो है 2 भागों में मिट्टी हो जाती है। एक जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर होती है और एक खादर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर जो है
नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो इसमें जो है बांगर जो है अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है खादर के अपेक्षाकृत। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा अपरदन को रोकने के लिए कंटूर सिंचाई, समोच्च रेखीय जुताई की आवश्यकता है और इसमें जो है बीच बीच में मेढ़ बना करके इसमें जो है खेती की जाएगी तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जो है बाकी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्वयं प्रयास कीजिएगा। आज जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वो लोग इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक भेजिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी मित्रों से भी मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग भी इस वीडियो को अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है NCERT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सभी चैप्टर का और आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसमें जो कुछ भी खामियां हो, कमी महसूस हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।